हिंदी व्याकरण में आज हम करेंगे संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है, चलो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ लिखा है, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। दोबारा से देखो क्या लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भाव का नाम, अगर ये नाम हो इनके तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे कि आयुष, नेहा, देखो ये दो व्यक्तियों के नाम हैं। गाजियाबाद ये स्थान का नाम है, ये जो गाजियाबाद है ये स्थान हो गया। और पुस्तक ये एक वस्तु है। बुढ़ापा, ईमानदारी, गर्मी ये भाव हैं, ठीक है। तो संज्ञा की परिभाषा समझ आ गई होगी। आगे हम करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। बेटा संज्ञा के मुख्य 3 भेद ये हैं, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा का पहला भेद करेंगे, ठीक है। पहला प्रकार क्या था हमारा, उसका नाम था व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर से देखो बेटा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये 3 चीज़ें, इनके नाम का पता चले वो क्या कहलाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, ये तीनों ही नाम व्यक्तियों के हैं, व्यक्ति के नाम। बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत ये किताबों के नाम हैं, यानी ये वस्तुओं के नाम हैं। रूस, अमेरिका, दिल्ली, पंजाब ये स्थानों के नाम हैं। हमने ऊपर यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और वस्तु का नाम, ये क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखो, शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस प्रकार अलग है। तो यहाँ लिखा है, देखो, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, ये 3 चीज़ हमने व्यक्ति में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ क्या है, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि वो अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि चिड़िया, अगर मैं कहूँ चिड़िया, मैंने किसी चिड़िया का स्पेशली नाम नहीं लिया कि वो कौन सी चिड़िया है। चिड़िया एक जाति है, उसके अंदर बहुत सारी चिड़िया आ सकती है। पुस्तक, क्या मैंने बताया कि ये रामायण है या महाभारत, नहीं ना, पुस्तक तो कोई सी भी हो सकती है। तो पुस्तक एक जाति है। हमने कहा पहाड़, अध्यापक, फूल आदि। अच्छा बताओ, फूल जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्यों? क्योंकि हमने फूल का नाम तो नहीं बताया कि वो गुलाब का फूल है या फिर सूरजमुखी का फूल। इसके अन्य उदाहरण कैसे हो सकते हैं, शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, घोड़ा, नदी, सागर, पुस्तक, मेज आदि। संज्ञा का तीसरा और आखिरी प्रकार है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। वे संज्ञा के शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान हो वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। देखो, किसी भी प्राणी या वस्तु की दोष, गुण, अवस्था के बारे में पता चले तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठास, मिठाई मीठी होती है, यानी मिठास होती है उसमें, क्या हम मिठास को देख सकते हैं, नहीं ना, सिर्फ स्वाद चख सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, थकान, क्या बुढ़ापा और थकान को देखा जा सकता है, नहीं, ये तो एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है, थकान हमारे क्या है, एक दशा है, हम थक जाते हैं। गरीबी, हंसी, साहस, वीरता, क्या इन चीज़ों को देखा जा सकता है, नहीं, इन्हें सिर्फ भाव किया जा सकता है, इसीलिए ये सारे जो शब्द हैं ये क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। शब्द जैसे भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो
तो बेटा आज हमारी संज्ञा खत्म हो गई, उनके तीनों प्रकार खत्म हो गए। ठीक है, पहला था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और अब ये तीसरा भाववाचक संज्ञा।